जी। नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। और मैं फिर आपके लिए लाया हूं एक और शानदार और एक ज्ञानवर्धक और एक और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास। राजस्थान के जीके से संबंधित ये क्लास है आज आपकी। और ये जो आज हमने टॉपिक चुना है, राजस्थान के इतिहास में अपना एक अलग महत्व रखता है और इससे संबंधित दो सवाल लगभग एग्जामों में देखने को मिलता है, जहां राजस्थान के जीके से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आज राजस्थान जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के किसान आंदोलन से मैंने ये चुना है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन में से पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। नाम आपने सुन रखा होगा बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, लेकिन हम बड़े आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या महत्व था और ये किस प्रकार चला। आप सबको पता है कि राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए उसका अग्रणी किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। और ये 1897 से लेकर 1941 तक एक लंबे समय तक, लगभग आधी शताब्दी, 44 साल तक ये आंदोलन चला। और इसी आंदोलन का प्रभाव था कि बाकी आंदोलन इसको देखा देख चले। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन के डिटेल। सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरुआत बिजोलिया से क्यों हुई, इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसी परिस्थितियां थी, खास बात वहां क्या थी कि वो बिजोलिया किसान आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। तो देखो, पहले हम इसके भौतिक स्थिति की बात करें तो बिजोलिया की मैं बात करूं तो बिजोलिया जो था वो मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। और ये क्षेत्र था, यहां ध्यान से देखना आप, ये क्षेत्र था, इस जगह ये क्षेत्र था बिजोलिया। और बिजोलिया की एक भौतिक स्थिति ये थी कि जो बिजोलिया, वास्तव में बिजोलिया नहीं, इसका नाम ऊपर, ये क्षेत्र था वो ऊपरमाल के नाम से प्रसिद्ध था। और बिजोलिया इसका ठिकाने का नाम था, बिजोलिया जो केंद्र था वो बिजोलिया था। तो बिजोलिया का जो लोकेशन थी वो ये थी, यहां एक तरफ कोटा और बूंदी इसके पूर्व में पड़ते थे, एक तरफ मध्य प्रदेश का इलाका भी इसके टच में था। तो भौतिक स्थिति इस वजह से ये यहां आंदोलन हुआ क्योंकि किसान जब भी ठाकुर के दबाव में आए तब वो अपनी जमीन छोड़कर इन राज्यों में पलायन कर सकते थे। आप आंदोलन में भी देखोगे कि किस प्रकार किसानों ने यहां बार बार पलायन किया, अपनी जमीन को छोड़ा। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, यहां के किसान है वो काफी मेहनती थे। और एक जाति थी धाकड़, ये धाकड़ जाति के यह किसान थे, काफी मेहनती है। आज भी इस क्षेत्र में धाकड़ जाति है, धाकड़ जाति का प्रभाव है। तो धाकड़ जाति के किसान थे। और यदि इसके भौतिक प्रदेशों की बात के अलावा यदि इसके इतिहास की बात करें तो इसकी जो बिजोलिया ठिकाने की जो स्थापना थी उसके संस्थापक थे अशोक परमार। ध्यान से देखना, अशोक परमार। अब अशोक परमार जो थे वो इस क्षेत्र के नहीं थे, इनका संबंध था भरतपुर से। भरतपुर में एक तहसील है कामा, यहां ध्यान से देखना, एक डायग्राम बना लेना, कामा तहसील है, वहां से ये यहां आए थे। अब यहां आने का कारण भी ये था कि जब आपको सबको पता है कि खानवा का युद्ध चल रहा था, राणा सांगा, 1527 की बात जो है, तो राणा सांगा का खानवा का युद्ध था। तो इस अशोक परमार, नाम याद रखना, अशोक परमार ने राणा सांगा की हेल्प की थी। और राणा सांगा कहां के थे शासक थे? मेवाड़ रियासत के शासक थे। अब मेवाड़ रियासत के शासक थे तो राणा सांगा ने अशोक परमार को खुश होकर एक जागीर दी थी, वो थी ऊपरमाला का ठिकाना या बिजोलिया का ठिकाना। एक नंबर प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत का। तो यहां से अशोक परमार से बिजोलिया की शुरुआत हम देखते हैं। इसके बाद में देखें तो कई समय ऐसा भी आया जब मराठों की लूटपाट राजस्थान में मची हुई थी, तो उस समय यहाँ जो ऊपरमाला या बिजोलिया जो क्षेत्र था उसके किसानों ने भी वहां के ठिकानेदार की हेल्प की थी। तो कहने का मतलब शुरुआत में ठिकानेदार और किसानों के काफी अच्छे संबंध थे। और ये इतिहास आगे बढ़ते बढ़ते राव गोविंद दास तक के जितने भी जागीरदार थे वहां तक किसानों और जागीरदार के बीच अच्छे संबंध देखने को मिलते। लेकिन यूं ही
राव गोविंददास की मृत्यु होती है और एक शासक बनता है, जागीरदार बनता है, जिनका नाम था राव कृष्ण सिंह। और यहीं से राव कृष्ण सिंह के जमाने से ही, राव कृष्ण सिंह के समय से ही किसान और जागीरदार के संबंध खराब होने लगे और यहीं से वो किसान आंदोलन की उत्पत्ति हुई। तो ये थी भौतिक प्रदेश की बात करूं या इतिहास की बात करूं। तो अब देखो आगे हम इसको आगे समझेंगे कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन थे उसके कितने चरण थे। तो मोटा मोट में एक बार आइडिया आपको दे दूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में हम पढ़ेंगे। प्रथम चरण जो कि 1897 से प्रारंभ हुआ और 1916 तक चला। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक चला और तीसरा जो चरण था 1927 से लेकर 1941 तक चला। अर्थात 1897 से शुरू हुआ और 1941 तक यह आंदोलन चला, 44 साल। अब देखो कोई भी किसान आंदोलन होता है तो उसका कारण क्या होता है? किसानों पर लागबाग। लागबाग का मतलब यूं समझ सकते हो आप कि किसानों पर जो टैक्स होता है, किसानों से जो बेगारी ली जाती थी उस समय, तो उसकी वजह से किसानों में असंतोष था और इस वजह से आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये तो थी सरसरी मोटे तौर से बात। अब देखो हर जगह जब भी रियासतें थी, राजस्थान में राजाओं का शासन था, तो किसानों के साथ कोई ज्यादा भला नहीं हुआ उस समय ज्यादातर रियासतों में। तो देखो 1897 में ये आंदोलन हुआ, या यूं बात करूं मैं कि कृष्ण सिंह के समय से बिजोलिया पर 84 प्रकार के लागबाग थे। कितने प्रकार के थे? 84 प्रकार के लागबाग। लागबाग का मतलब होता है टैक्स और बेगार दोनों मान लो आप, तो लागबाग थे। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लागबाग 84 बहुत ज्यादा होते हैं और इनमें से ऐसे ऐसे टैक्स लगे हुए थे जिनको आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि वहां के किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। देखो मैं कुछ मेरे पास लिखे हुए हैं, कुछ प्रकार के टैक्स मैं बोलूंगा। जैसे है कि पान चराई एक टैक्स है। तो पान चराई का मतलब ये होता था कि यदि आप खालसा भूमि पर अपने पशु चराते हो तो टैक्स लगेगा आपको। ठुकराई नहीं, यदि चूड़ा पर आया तो चूड़ा लाग लगता था। सेना कहीं जागीरदार की सेना कहीं जा रही है तो खींचड़ी लाग लगता था। टैक्स के लिए अनाज इकट्ठा करने जाते थे जागीरदार के लोग, तो उनके लिए जो बोरे खरीदते थे उनके लिए टैक्स कहां से लिया जाता था? किसानों से लिया जाता। यदि जागीरदार का पत्र व्यवहार के लिए जो कर्मचारी रखे जाते थे उनकी तनख्वाह कहां से ली जाती थी? किसानों से। अलग प्रकार का टैक्स। तो इस प्रकार देखा जाए तो लगभग 84 प्रकार के टैक्स थे और इन 84 प्रकार के टैक्सों से वहां के किसानों को कमर तोड़ रखी थी। किसान काफी परेशान थे, काफी दयनीय इनकी स्थिति थी। तो जब दयनीय स्थिति किसानों की होती है तो निश्चित तौर पर यदि वहां के किसान जागरूक होते हैं तो वहां एक आंदोलन खड़ा होता है। और यहां भौतिक स्थितियां ऐसी थी, आंदोलन के अनुकूल थी और इस वजह से एक आंदोलन शुरू हुआ। देखते हैं एक एक चरण को समझेंगे। प्रथम चरण की मैं बात करूं, डायग्राम से आप इसको ध्यान से देखना, समझना। एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको बिजोलिया किसान आंदोलन समझ में आ जाए। तो देखो शुरुआत की बात करिए तो 1897 में एक गांव है गिरधारीपुरा। तो वहां एक किसान थे गंगाराम। गंगाराम धाकड़ के पिता की जब मृत्यु हुई तो वहां क्या चल रहा था? मृत्यु भोज। अब मृत्यु भोज हुआ तो उस मृत्यु भोज में, ये काफी बड़ा फंक्शन था उसका मृत्यु भोज का, तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। अब लोग जब इकट्ठा हुए तो वहां उन्होंने अपनी व्यथा को आपस में डिस्कस किया, चर्चा की और उन्होंने निर्णय किया कि हम अब इसको सहन नहीं कर सकते, हमें इसका विरोध करना चाहिए। यहां से गिरधारीपुरा गांव से 1897 में इस आंदोलन का आगाज होता है और उसी मृत्यु भोज में यह निश्चित हुआ कि यार हमारे जागीरदार तो हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन हमें महाराणा उस समय कौन थे? उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह। अब फतेह सिंह से इसकी शिकायत करनी चाहिए कि भाई हमें ये इतने टैक्स हम नहीं दे सकते और जागीरदार को कह के कम करवाना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय डिसाइड किया। ध्यान से समझना इसको, एक एक बात को ध्यान से जिंदगी भर याद रखनी है अपने को। इसी मृत्यु भोज से डिसाइड हुआ कि 2 व्यक्तियों को महाराणा से मिलने के लिए या अपनी बात रखने के लिए भेजा जाए। 2 व्यक्ति उन्होंने चुने, दोनों का नाम था, एक का था नानजी और एक का था ठाकरी पटेल। इन दोनों व्यक्तियों को महाराणा से मिलने के लिए भेजा जाना निश्चित हुआ। कहां? गिरधारीपुरा गांव में।
अब भाई साहब ये दोनों व्यक्ति वहां से बिजोलिया से कहां चले गए, उदयपुर चले गए। किससे मिलने, महाराणा से मिलने। अब देखो महाराणा से मिलना भी इतना आसान नहीं था, तो उदयपुर ये जाने के बाद में लगभग 6 महीने तक प्रयास करते रहे, तब जाकर उनकी मुलाकात कहां से, किससे हुई, महाराणा फतेह सिंह से। अब उन्होंने, नानजी और ठाकरी पटेल ने अपनी व्यथा, अपने किसानों का दुखड़ा जो था वो किसके सामने रखा, महाराणा के सामने। तो महाराणा ने उनकी बात को सुना और एक व्यक्ति को भेजा जिनका नाम था हामिद हुसैन। तो हुसैन साहब को जागीरदार को समझाने के लिए महाराणा ने भेजा। अब देखो महाराणा ने भेजा हामिद हुसैन को, तो उन्होंने जब जागीरदार को ये कहा, किसानों की बात रखी उन्होंने, और उन्होंने ये भी पाया कि किसानों की बात सही है, तो उन्होंने जागीरदार से कहा कि उसका टैक्स कम किया जाना चाहिए और जागीरदार को थोड़ा सा डांट के वापस आ गए। लेकिन किसानों को गुस्सा आया कि जागीरदार के विरुद्ध महाराणा ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। काफी किसान उदास हुए हामिद हुसैन वाले मैटर से। समझ गए, यहां से यहां तक की बात क्लियर हो गई, हामिद हुसैन तक क्लियर हो गया। अब आता है किसानों की पीड़ा फिर भी कम नहीं हुई, और इसी पीड़ा में जो किसान और जागीरदार के संबंध थे, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, खराब होने लगे। तो जागीरदार ने इन दोनों व्यक्तियों से नाराज होकर इनको क्या हुआ, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। करों में बिल्कुल छूट नहीं दी गई, और उसकी विरोध में उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया और अपना जो पूर्व जो टैक्स लगे हुए थे उनको वसूलना जारी रखा। लेकिन एक जरूर बात हो गई थी कि किसानों ने अब ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें संगठित होकर प्रयास करना है। अब देखो यहां से ये निकल गए। अब लेकिन किसानों की पीड़ा आगे भी कम नहीं हुई। उसी समय 1899 से 1900 के बीच भयंकर अकाल पड़ा, और भयंकर अकाल के समय किसानों की स्थिति और खराब हुई, और साथ ही इस समय किसानों की एकता तोड़ने के लिए कृष्ण सिंह ने कुछ किसानों की सहायता की, और कुछ किसानों की सहायता करने का कारण भी यही था कि किसानों की एकता क्या हो जाए, टूट जाए। तो 1899 1900 का अकाल में जागीरदार ने उसका अलग इस्तेमाल किया, और किसानों की स्थिति और डाउन हुई, गुस्सा और बढ़ा। अब थोड़ा सा हम और आगे चले तो उसी समय 1913 में किसान उम्मीद लगाए बैठे थे कि जागीरदार हमें सहूलियत दे, टैक्स कम करे, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन जागीरदार कृष्ण सिंह ने 1903 में एक और टैक्स लगाया जिसका नाम था चौवरी कर। सारा का सारा जो बिजोलिया आंदोलन था वो टैक्सों के जंजाल में उलझा हुआ था, और उसी समय किसान विरोध में थे। उसी समय 1903 में लगाया, कौन सा टैक्स लगाया, चौवरी कर। इस चौवरी कर में कहानी यह थी कि जागीरदार ने निश्चित किया कि यदि कोई भी किसान या मेरी जागीर के क्षेत्र का व्यक्ति यदि अपनी लड़की की शादी करेगा तो जागीरदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे, भाई 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपके हिसाब से, अभी के हिसाब से तो 5 रुपए कम है, लेकिन 1903 में वो 5 रुपए अभी के 50,000 जैसे थे। अब किसानों की स्थितियां खराब, और उसमें ये इतना बड़ा टैक्स, कितना बड़ा, 5 रुपए का टैक्स। वो नाम क्या था, चौवरी कर। अब चौवरी कर लगा दिया गया, तो किसानों ने इसके विरोध में एकजुट होकर अपनी जो लड़कियां थी उनकी शादी करना बंद कर दिया। 2 साल तक एक भी शादी नहीं की, न को 5 रुपए जागीरदार के पास गया। ये थी किसानों की यूनियन। 2 साल तक चला, तो साल आया 1905 का। 1905 में क्या हुआ, 1905 में अब लड़कियों को रखा तो नहीं जा सकता, 1 साल 2 साल रख लिया उन्होंने बिना शादी किए। तो 2 साल बाद में उन्होंने एक बार, किसानों ने 200 लड़कियों को इकट्ठा करके जागीरदार के महल के सामने गए, और उन्होंने कहा कि यदि चौवरी कर नहीं हटाएंगे तो हम शादी कैसे करेंगे, हम चौवरी कर नहीं दे सकते। जागीरदार ने उस समय क्या बोला, जागीरदार ने कहा कि आप इन लड़कियों को चाहे मेले में बेच दो, लेकिन मुझे मेरा टैक्स इनको बेच के भी देना आपको पड़ेगा। ऐसा रुक रहा जागीरदार कृष्ण सिंह का। तो किसानों ने 1905 में हल जोतना, हल चलाना बंद कर दिया। ये भी एक तगड़ी उपलब्धि थी उनकी 1905 वाले। जो ही ये डिसाइड किया किसानों ने, जागीरदार घबरा गया
कि यदि किसान हल नहीं चलाएंगे तो मेरा राजस्व का क्या होगा, मेरा क्या होगा। और उसके बाद में किसानों की कुछ मांगे मान ली गई और जो टैक्स भूमिकर था आधा था उसको घटा दिया गया और 2/3 रख दिया। मतलब कुछ हद तक किसान इस यहां सफल रहे और जागीरदार को झुकना पड़ा 1905 में। अब 1905 में कृष्ण सिंह ने कुछ बातें मानी, लेकिन किसानों का दुखड़ा यहां खत्म नहीं हुआ। वापस एक नया घटनाक्रम आता है। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया शासक था पृथ्वी सिंह। अब देखो, मैंने शुरू में बताया था कि भाई साहब ये बिजोलिया के जो अशोक परमार कहां से आए थे, भरतपुर से। अब इतने दुष्ट व्यक्ति को कृष्ण सिंह ने कितना किसानों को परेशान किया होगा, तो कृष्ण सिंह के क्या हुआ, औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं हुई तो उन्होंने अपना एक दत्तक पुत्र जो आया वो भरतपुर से मंगवाया। अपने परिवार उसका भरतपुर में था, उसका रिश्तेदार सारे भरतपुर में थे। तो 1906 में एक नया शासक बना, नया जागीरदार बना, उनका नाम था पृथ्वी सिंह। अब 1906 में पृथ्वी सिंह कहां से आए, भरतपुर से आए। समझना इस बात को ध्यान से, पृथ्वी सिंह कहां से आए, भरतपुर से आए। अब भरतपुर से पृथ्वी सिंह आए, इस समय बीच में 1905 में कुछ रियायतें मिली थी, लेकिन 1906 में पृथ्वी सिंह ने आते ही न तो उनका उन लोगों से संपर्क था और न वो उनकी कोई हेल्प करने की इच्छा रखते थे। और साथ में उनको उस समय जब दत्तक पुत्र शासक बनता था तो एक और टैक्स होता था, तलवार बंदाई टैक्स देना पड़ा। तो एक तरफ तलवार बंदाई टैक्स लगा दिया गया और साथ ही इनका किसानों से बिल्कुल संपर्क नहीं था। वो केवल मौज मस्ती करने की फिराक में थे कि मैं तो मौज मस्ती करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से टैक्स वसूल करूं। तो यहां आते आते वापस थोड़ा सा किसानों की विजय हुई थी और यहां आते आते वापस संबंध क्या हो गए, खराब हो गए। अब क्या हुआ भाई, अब पृथ्वी सिंह के बाद में किसानों की स्थितियां खराब होने लगी। किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो किसानों ने इसकी वजह से फिर क्या कोशिश की कि उस समय टैक्स था एक सिंचित क्षेत्र और एक बिना सिंचित क्षेत्र। तो सिंचित क्षेत्र पर टैक्स होता था ज्यादा और बिना सिंचित पर कम होता था। तो बिना सिंचित पे ही केवल सिंचाई प्रारंभ कर दी, सिंचित क्षेत्र को छोड़ना चालू कर दिया। और 1913 में किसानों को एकजुट करने के लिए सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण ने नेतृत्व संभाला और किसानों को एकजुट करने का प्रयास वो करने लगे। 1897 से प्रारंभ हुआ, 1913 में एक नेतृत्व मिल गया, किसान एकजुट होने लगे और पृथ्वी सिंह के विरुद्ध सारे किसान एकजुट होकर विरोध करने लगे। आंदोलन धीरे धीरे और बढ़ता गया। इसी बीच संघर्ष में 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। ज्यादा दिन मौज मस्ती उन्होंने भी नहीं मारी, केवल 8 साल तक वो वहां के जागीरदार रहे। अब उनकी मृत्यु के बाद में उनके एक पुत्र था, उनका नाम था केसरी सिंह। लेकिन केसरी सिंह क्या था, अल्पवयस्क था, मतलब छोटा था। तो छोटे को जागीरदार नहीं बनाया गया और उसकी जगह अमर सिंह राणावत को वहां का व्यवस्थापक बना दिया। कहां का, बिजोलिया का। किसने, महाराणा ने बिजोलिया का व्यवस्थापक किसको बना दिया गया, अमर सिंह राणावत को। अब केसरी सिंह नहीं रहा, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, केसरी सिंह अल्पवयस्क थे और अब शासन किसके पास आ गया, अमर सिंह राणावत। ये अमर सिंह राणावत ने किसानों को कुछ रियायतें दे दी और वहां की व्यवस्था को सुचारू प्रारंभ कर दिया। यह सारा था प्रथम चरण। अब मैं बात करता हूं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में यहां फिर किसानों की विजय ऐसे रही कि बहुत सारे टैक्स कम कर दिए गए और किसानों से समझौता हो गया। यहां एक बार समझौता हुआ था और बाकी संघर्ष देखने को मिलता है। अब देखो दूसरे चरण की मैं बात करूं तो दूसरे चरण में आगाज होता है विजय सिंह पथिक नामक व्यक्ति का, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। और इसी विजय सिंह पथिक का आगमन होता है 1916 में। अब 1916 में विजय सिंह साधु सीताराम दास ने नेतृत्व संभालने के लिए कहा, लेकिन विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा इन दोनों ने का नेतृत्व संभाला। विजय सिंह पथिक
ने नेतृत्व संभाला था, बाकी कार्यों में जुड़े हुए थे माणिक्यलाल वर्मा। तो द्वितीय चरण में क्या कुछ घटनाएं होती है, देखो इधर कुछ समय के बाद में 1914 में, जो आप पीछे थोड़ा सा ले चलूंगा आपको दूसरे चरण समझ में ये आएगा कि अमर सिंह राणावत ने कुछ छूट उनको दे दी थी। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने के बाद में अमर सिंह जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कुछ छूट दे दी, लेकिन 1914 में जो भारत एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध में भारत लड़ रहा था अंग्रेजों की तरफ से, तो वहां से एक टैक्स, उस युद्ध का एक टैक्स लगा दिया गया। साथ ही बेगार प्रथा वैसी ही जारी रही, और उस बेगार प्रथा से एक किसान को बेगार नहीं देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया, और उसकी विरोध में किसान एकजुट हुए और आंदोलन किया। इसकी वजह से उस किसान को छोड़ना पड़ा। तो ये जब एंड हुआ था तो उस समय एक नया टैक्स आया था, युद्ध कर। और कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध कर टैक्स लग गया था। तो यहां वापस लास्ट में एंड में खराब हो गई। तो यहां विजय सिंह पथिक आने के बाद में आंदोलन फिर उग्र हो गया। विजय सिंह पथिक ने यहां जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ध्यान से समझना, एक बार सवाल आया हुआ था कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों में भारत में किया, जिसमें से एक समाचार पत्र था प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र था प्रताप। विद्यार्थी जी के प्रताप पत्र में भी बिजोलिया की घटनाएं आने लगी। साथ में ही और भी अलग अलग जो अखबार थे उनमें भी इनका जिक्र आया। तो इसका जो विजय सिंह पथिक के प्रभाव से बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। अब देखो यहां से वापस देखते हैं, लेकिन यहां संघर्ष के बीच में अप्रैल 1919 को एक आयोग बना, जिसमें अमर सिंह, अफजल अली और बिंदुलाल भट्टाचार्य, जिसको बोलते हैं भट्टाचार्य आयोग, इसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। इस आयोग ने किसानों से बातचीत की और एक समझौते का प्रयास किया, और उन्होंने माना कि किसानों की बातें सही है। ये महाराणा फतेह सिंह द्वारा गठित था, और इसने माना कि किसानों की बातें सही है, और इस आयोग ने कहा था कि किसानों के टैक्स कम होने चाहिए। लेकिन उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, पॉलिटिकल एजेंट जो थे उदयपुर के, इनका नाम था विल्किंसन। तो उन्होंने इस आंदोलन, इस समझौते को नहीं माना और कहा कि यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आंदोलन और भड़केगा और आगे क्षेत्रों में भड़केगा, इसलिए इसको दबाना चाहिए। तो इस आयोग की भी सिफारिशें ज्यादा सफल नहीं हुई। उसके बाद में उस समय थे एजीजी, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है, उनका नाम था हॉलैंड। उसके प्रयासों से 11 फरवरी 1922 को एक समझौता हुआ किसानों के मध्य और उदयपुर राजा के मध्य, और उसमें 35 लागतें कम कर दी गई हॉलैंड के प्रयासों से। याद रखना, हॉलैंड के प्रयासों से। और इसमें देखो कुछ व्यक्ति थे, हॉलैंड थे, आजलवी थे, विल्किंसन थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, हाकिम बिहारी लाल थे। ये तो थे राजा की तरफ से, और बाकी रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा जैसा नेता थे किसानों की तरफ से। और इनमें समझौता हुआ 11 फरवरी 1922 को। कुछ टैक्स कम हुए किसानों के, और यह आंदोलन कुछ कमजोर हुआ, किसान खुश हुए, लेकिन फिर भी किसानों की जो बेसिक बातें थी वो वैसी की वैसी रही। अब देखो 1923 से 41 का आंदोलन की बात करें तो 1923 से 41 तक तीसरा चरण आंदोलन का आया। 1923 में पथिक को विलियम ट्रेंच की रिपोर्ट पर क्या कर दिया गया? गिरफ्तार। क्योंकि विलियम ट्रेंच जो कह रहे थे कि यदि बिजोलिया में किसान आंदोलन चलता रहा तो इसकी प्रभाव की वजह से वापस ये एक नए आंदोलनों की शुरुआत कर देगा, ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ेगी। इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर विजय सिंह पथिक को कर लिया गया गिरफ्तार। 1927 के बाद आंदोलन का नेतृत्व पथिक ने ग्वालियर से प्रारंभ किया, और 1927 में इस आंदोलन में जमनालाल बजाज का नाम भी आने लगा, और हरिभाऊ उपाध्याय ने भी ये आंदोलन से जुड़ गए। 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्ती अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया आए और लोगों की बातें सुनी। अब देखो यहां एक बात और हुई कि उसी समय जो पहले जो आंदोलन, देखो ये समझौता हुआ था, इस आंदोलन का एक कारण मैं आपको बताऊं कि उसी समय 1921 में एक ही आंदोलन चल रहा था, मोतीलाल तेजावत वाला, और उसके दबाव की वजह से, क्योंकि यह आदिवासियों का तगड़ा आंदोलन था, इस आंदोलन दबाव की वजह से हॉलैंड ने यह समझौता तो करवा दिया, लेकिन फिर भी
समस्याएं किसानों की हल नहीं हुई, यूं की त्यों बढ़ती गई। विजय सिंह पथिक ने लोगों को और जागरूक किया, लोगों को संगठित किया, एक संस्था बनाए, बिजोलिया या ऊपरमाला पंच बोर्ड, एक संस्था है ऊपरमाला पंच बोर्ड, ऊपरमाला पंच बोर्ड। इस संस्था ने किसानों को और जागरूक करने का काम किया, किसान एकजुट रहे और बेगारी प्रथा के विरुद्ध और टैक्सों के विरुद्ध उन्होंने अब भी आंदोलन को जारी रखा। अब देखो आगे समझते हैं। 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता माणिक्यलाल वर्मा थे और इस आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा रचित पंछड़ा गीत गाया गया। कई बार सवाल पूछा गया पंछड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। इस आंदोलन से हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज आदि भी जुड़े। 1929 में एक घटना होती है कि जब 1929 की ये घटना याद रखना, यहां से आपको टर्निंग पॉइंट बिजोलिया का देखने को मिलता है। 1929 में विजय सिंह पथिक, देखो आप आगे समझोगे, 24 नवंबर 1929 को बिजोलिया के किसानों ने उमाजी का खेड़ा में सभा का एक प्रस्ताव पारित किया और यदि असिंचित भूमि उन्हें वापस मिल जाए। देखो 1929 में वापस समझना, इसको यहां से घटना थोड़ी सी अलग प्रकार की। 1929 में विजय सिंह पथिक ने यह सलाह दी कि किसानों को यदि टैक्स कम करवाने हैं तो हमें इसको जो भूमि है उसको पड़ती रहने दो, छोड़ दो। लेकिन शर्त उन्होंने ये रखी कि यदि 1929 में जमीन छोड़ोगे, आप प्रति छोड़ोगे, लेकिन उसको कोई लेने वाला नहीं आना चाहिए। समझना इस बात को ध्यान से। विजय सिंह पथिक ने सलाह दी थी कि यदि हम सभी किसान मिलकर एकजुट रहेंगे और इस जमीन को छोड़ देंगे तो जागीरदार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। लेकिन 1929 में उन्होंने ये डिसीजन लिया और उसके कुछ समय बाद में जागीरदार को वो व्यक्ति मिल गए जिन्होंने जमीन किसानों की उठा ली। यहां से गड़बड़ हो, देखो वापस समझना। किसानों ने डिसाइड किया कि भाई जमीन हम सब मिलकर छोड़ देंगे तो जमीन को जागीरदार तो बोएगा नहीं, तो उन्होंने 1929 में पथिक जी ने ये सलाह दी थी। लेकिन शर्त ये रखी थी कोई लेने वाला नहीं हो। लेकिन किसानों में कुछ फूट पड़ गई और कुछ किसानों ने वो जमीन जागीरदार से ले ली और बोना चालू रख दिया। यहां से किसानों की एक फूट नजर आती है और यहीं से विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा में भी आपको देखोगे फूट नजर आएगी। 1931 को फिर किसान थोड़े से हताश हो गए। बिजोलिया किसानों के एक उमाजी का खेड़ा एक जगह है, वहां इकट्ठे हुए और मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, इसलिए मेवाड़ सरकार किसानों को वो जमीन है वापस दे दे, लेकिन हम प्रजामंडल में शामिल नहीं होंगे यदि हमें किसानों की जमीन वापस मिल जाए। अगले 2 वर्ष तक किसानों को कोई राहत नहीं मिली और वापस 1932 को सारे के सारे किसानों ने जो जमीन छोड़ रखी थी उस पर वापस कब्जा करने का प्रयास हुआ। वहां देखो केसरी और नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र आया और लास्ट में धीरे धीरे आंदोलन कमजोर होता गया और मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के प्रयासों से 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त कर दिया गया और उसमें किसानों की बात मान ली गई। देखो टी राघवाचार्य का नाम याद रखना, 1941 में समझौता हुआ। लेकिन यूं देखें यहां लास्ट में आप देखोगे तो किसानों की एक तरह से पराजय कह सकते हो, क्योंकि 1929 का जो डिसीजन था विजय सिंह पथिक का, वो डिसीजन की इस जमीन को छोड़ देंगे और कोई भी नहीं लेगा, ये डिसीजन उल्टा पड़ा और धीरे धीरे किसान कमजोर होते गए और 1941 में उन्होंने बात मान ली और आंदोलन से दूर हो गए। तो इस प्रकार एक लंबा आंदोलन चला और ये 1941 में समाप्त हुआ। शुरू से देखना एंड तक वापस आप समझना। एक देखो मोहन सिंह मेहता का नाम भी आता है जिन्होंने ये समझौता करवाया था, किसानों की बात मानने के लिए समझौता करवाया था और वापस जमीन उनको दिलवाई थी। यह था बिजोलिया आंदोलन का मोटा मोटा, जहां से सवाल पूछने की गुंजाइश होती है। अगले चरण में हम पढ़ेंगे बेंगू का किसान आंदोलन और उसको समझेंगे कि क्या था बेंगू किसान आंदोलन। नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आशा है आपकी कुछ समस्याएं रही है तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।